नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है दोस्तों। और आज की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो एक भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य के कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और मलिक मोहम्मद जायसी के जो जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। और कक्षा को इसी के साथ हम शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब माना जाता है। तो आपने बताना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म है वो कब माना जाता है। 1490 माना जाता है, या 1491 माना जाता है, या 1492 माना जाता है, या फिर 1493 माना जाता है। तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी जिनका जन्म जो है वो जायस नामक स्थान पर हुआ है, और इसी से इनके नाम के पीछे जायसी लगा है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो जो है सी आंसर है। हम आगे इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी कि मलिक मोहम्मद नाम जो जायसी जी का जन्म जो है जायस नामक स्थान पर इनका जन्म होने के कारण इनका नाम के पीछे क्या है, जायस लगा। और इसके साथ हम दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा जो प्रश्न है सब दोस्तों वो है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान बताना है आपने। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म स्थान से संबंधित क्या सीही है, या जमुनावती है, या फिर जायस है, या चिलोत्रा है। तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान बताना है आपने। तो इससे पहले हमने बात किया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इससे पहले हमने देखा कि जायस नामक स्थान पे हुआ इनका जन्म, और जिससे इनके इनके नाम के साथ क्या है, जायसी लगा इनके नाम के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म है वो जो जायसी इनके नाम के पीछे है वो जायस नामक स्थान पे होने के कारण है। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि जायसी जी के गुरु का नाम क्या है। तो आपने बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का नाम क्या है। तो क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, या जलालुद्दीन सुरखपोश है, या फिर खवाजुद्दीन नक्शबंद है, और या फिर सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी है। तो आपने बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम। तो दोस्तों, इसका उत्तर जाने वाला है डी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के जो गुरु का नाम है वो है सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दी। और इसके साथ हम इस उत्तर पर चर्चा करेंगे। इनका नाम जो मोइनुद्दीन है, और अन्य अन्य गुरु माने जाते हैं सैयद अशरफ और शेख बुरहान को भी जो जायसी का है वो गुरु माना जाता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, यानी कि मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि जायसी जी की रचना कौन सी है। तो आपने बताना है कि पद्मावत जो महाकाव्य है वो इनकी रचना है, या फिर अखरावट इनकी रचना है, या फिर आखिरी कलाम है, या ऊपर दी हुई सभी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि जो ऊपर दी हुई सभी रचनाएं जो है वो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। और इसके साथ हम अभी हम बताएंगे आपको कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो 6 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। देखो, यानी कि पद्मावत जो रचना है वो महाकाव्य माना गया है, और इस रचना को एक ये रचना है इनकी, दूसरी रचना है अखरावट, ठीक है, और तीसरी रचना है इनकी आखिरी कलाम, चौथी रचना है चित्ररेखा, और ये क्या है, लघु प्रेमाख्यान है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम एक इनकी रचना है कहरनामा, और अगली रचना है असलानामा, है ना। तो इस प्रकार आपने विशेष ध्यान देना है। पद्मावत जो महाकाव्य है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, और कहरनामा है, और असलानामा है।
तो दोस्तों इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगली जो रचना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे विशेषकर पद्मावत पर, क्योंकि ये एक इनका महाकाव्य लिखा हुआ है और इस महाकाव्य पर चर्चा होने जा रही है। तो आपने बताना है कि जो पद्मावत रचना है उसका रचना काल क्या है। तो आपने बताना है क्या 1540 है या 1535 है या 1545 है या 1542 है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि जो इसका उत्तर है दोस्तों वो 1540 रहने वाला है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की है वो उसका समय जो रहने वाला है वो रहने वाला है 1540। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि पद्मावत जो रचना है इसका रचना काल जो है 1540 ईस्वी माना गया है और हिजरी के मुताबिक इसका 947 हिजरी माना गया है। इसके साथ आज का छठा प्रश्न है दोस्तों। छठा प्रश्न ये है कि पद्मावत को किसने हिंदी साहित्य का एक बड़ा महाकाव्य माना है। तो आपने बताना है कि पद्मावत को हिंदी साहित्य का बड़ा महाकाव्य किसने माना है। क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मानते हैं या डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है दोस्तों कि पद्मावत को हिंदी साहित्य का बड़ा महाकाव्य मानने वाले कौन है, डॉक्टर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इसी के साथ हम इसके उत्तर को एक बार देखते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी इस पद्मावत को क्या मानते हैं, एक बड़ा बड़ा महाकाव्य मानते हैं। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारी स्क्रीन के ऊपर वो ये है कि पद्मावत महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन कितने खंडों में किया जाता है। तो आपने बताना है कि पद्मावत का जो विभाजन है वो कितने खंडों में कांडों में किया जाता है या समयों में किया जाता है। तो क्या 7 कांडों में किया जाता है या 69 सर्गों में किया जाता है या 57 खंडों में किया जाता है और या फिर 12 समयों में किया जाता है। तो आपने ये बताना है कि जो पद्मावत महाकाव्य है उसको विभाजन कितने खंडों में, कालों में, कितने समयों में किया गया या कितने पाठों में किया गया है, अध्यायों में किया गया है। तो 7 कांडों में किया गया है क्या, या 69 सर्गों में किया गया है या 57 खंडों में किया गया है या 12 समयों में किया गया है। तो हम ये जानते हैं कि जो 7 कांड है वो किस में है, रामचरितमानस में है दोस्तों, है ना। तो रामचरितमानस जो तुलसीकृत है ना। उसके बाद हम देखते हैं 69 सर्ग केस में है तो पृथ्वीराज रासो में है दोस्तों, जो क्या है चंद्रबरदाई का लिखा हुआ है। और इसके साथ हम आज इसके उत्तर पे चलते हैं। ये उत्तर जो है इसका है 57 खंडों में जो इसका विभाजन किया गया है दोस्तों। और ये ऐसे लिखा हुआ है। इसके साथ हम इसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। उत्तर में दिया गया है कि 57 खंडों में पद्मावत का विभाजन किया गया है और इसी सूफी काव्य परंपरा का क्या है, प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। पर प्रौढ़तम काव्य क्या है, पुराना है ना, बहुत पुराना काव्य माना जाता है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जायसीकृत पद्मावत में नायक और नायिका कौन है। तो आपने बताना है कि पद्मावत के अंदर नायक और नायिका कौन है। तो क्या इस रचना में क्या हंसावली और विक्रम बेताल है नायक है, या जो इसकी नायिका है वो नायक जो है मनोहर और नायिका जो मधुमालती है, या इसकी जो नायिका है लोरिक और जो नायक है लोरिक और मैना जो इसकी नायिका है, या रतन सेन इसका नायक है और पद्मावती जो नायिका है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों हम जानते हैं कि डी रहने वाला है। यानी कि डी, जो रतन सेन है वो इसके नायक हैं और पद्मावती जो है इस जो पद्मावत महाकाव्य है इसकी जो है वो नायिका है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी उत्तर पे चर्चा करेंगे कि इसमें चित्तौड़ के राजा कौन, रतन सेन, ठीक है, और सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी कौन, पद्मावती का प्रेम विवाह एंड विवाह उत्तर जीवन का एक मार्मिक चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का प्रेम विवाह एवं उनके विवाह उत्तर मतलब विवाह के बाद के जीवन का जो मार्मिक चित्रण किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से हमें यह पता चलता है कि अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पद्मावत की कथा को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने बताना है कि जो पद्मावत महाकाव्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है आपने बताना है कि इसको 2 भागों में 3 भागों में यानी पूर्वार्ध भाग, उत्तरार्ध भाग और या फिर
ए और बी दोनों है, या कोई भाग मतलब बिना किसी बंटवारे के बिना भाग से कर दिया है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ये जो है यानी कि दो भागों में बांटा गया है, तो इसको ये 1540 में लिखा गया है एक तो, ठीक है। और ये 947 क्या है, हिजरी में लिखा गया। हिजरी जो है वो सूफी एक समय चलता है उसके अंदर है दोस्तों। और ये जो है 1500 ईस्वी में लिखा गया है। इसके बाद इसके जो हम दो भागों की बात करते हैं, तो एक जो इसका भाग है दोस्तों वो है पूर्वार्ध भाग, है ना। पहला भाग जो है वो पूर्वार्ध भाग है, ठीक है। और दूसरा जो भाग है वो है इसका उत्तरार्ध भाग, ठीक है। तो जो पूर्वार्ध भाग है इसके अंदर जो बात की जाए, तो यानी कि पूर्वार्ध भाग के अंदर जो है वो राजा रतन सेन और पद्मावती के विवाह विवाह का, प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। और जो उत्तरार्ध भाग है उसके अंदर विवाहोत्तर मतलब विवाह के बाद के जीवन का वर्णन किया गया है। तो इसके साथ जो हम हमारा जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला है सी, यानी कि इसका जो आंसर है वो ए और बी दोनों है। और हम आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, यानी कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और इसका जो रतन सेन और पद्मावती के विवाह तक की जो कहानी है, जो कथा है, वो उसका वर्णन किया गया है पूर्वार्ध में। और उत्तरार्ध में जो विवाह के बाद का जो जीवन है उसकी कथा का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, वो यूं है कि कौन पद्मावत के पूर्वार्ध भाग का कल्पना सूत्र और कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानता है। तो आपने ये बताना है दोस्तों कि कौन जो ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा जो आलोचक है जो पद्मावत के पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध भाग को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मानते हैं। तो ये कौन रहने वाले हैं, तो आपने बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, यानी कि जो हजारी क्या नाम रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो पद्मावत के पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत और उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हरदेव शास्त्री ने ग्रंथ को प्राकृतिक साहित्य का इतिहास के अनुसार इस इनका एक ग्रंथ है भाई, क्या नाम है उस ग्रंथ का, नाम है प्राकृतिक साहित्य का इतिहास। किसका लिखा हुआ है, डॉक्टर हरदेव शास्त्री का, ठीक है। ये इनका एक ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, ठीक है। इसके अनुसार इन्होंने क्या है मूल आधार, इस जो ग्रंथ का है मूल आधार क्या माना है, इसको माना है रतन सेन, जो रतन शेखर कथा है उसको इन्होंने, जो पद्मावत है किसका, पद्मावत का, है ना, पद्मावत, है ना। पद्मावत जो ग्रंथ है उसका जो मूल आधार है वो रतन शेखर कथा को माना है, ठीक है। डॉक्टर हरदेव शास्त्री के मुताबिक उनकी रचना है प्राकृतिक साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों का प्रतीक है, और इस दृष्टि से है इसे कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है, आपने बताना है कि पद्मावत को विभिन्न पात्रों, जो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावत में जो जितने भी पात्र हैं उनको एक दार्शनिक प्रतीक तत्वों का प्रतीक दिया गया है। तो इस हिसाब से इस रचना को हम क्या मान सकते हैं, क्या एक खंडकाव्य मान सकते हैं, भाई खंडकाव्य तो नहीं मान सकते क्योंकि हम इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद क्या हम इसको रूपक मान सकते हैं, क्या हम इसको एक लघु ग्रंथ मान सकते हैं क्योंकि लघु तो नहीं है ये ग्रंथ। उसके बाद क्या हम इसको एक विशाल ग्रंथ मान सकते हैं। तो उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों आपका, इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों बी, यानी कि रूपक काव्य के रूप में इसको स्वीकार किया जा सकता है। और इसके साथ हम इसके उत्तर में देखते हैं कि एक, देखो इसे एक क्या है रूपक काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है ना, संज्ञा दी जा सकती है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका 12वां प्रश्न है दोस्तों आज का, कि पद्मावत में रतन सेन को किसका प्रतीक माना गया है। तो आपने बताना है कि राजा रतन, महाराजा रतन सेन जो है चित्तौड़गढ़ के राजा हैं, और उनको पद्मावत के अंदर किसका प्रतीक माना गया है। तो आपने बताना है कि पद्मावत के अंदर राजा रतन सेन को किसका प्रतीक माना गया है, क्या मन का प्रतीक माना गया है, या तन का प्रतीक माना गया है, या फिर हृदय का प्रतीक माना गया है, या फिर गुरु का प्रतीक माना गया है। तो हमें ये ज्ञात है दोस्तों कि गुरु का प्रतीक तो हीरामन तोता को माना गया है, ठीक है। और जो हृदय है, हृदय तो सिंहल द्वीप को माना गया है। उसके बाद तन है, और उसके बाद मन है, यानी कि मन जो है वो माना गया है रतन सेन को, ठीक है। इसके साथ ये उत्तर ए रहने वाला है। और इसके साथ हम इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं, यानी कि रतन सेन जो इसके क्या है, इस ग्रंथ के क्या है नायक है दोस्तों, है ना।
और उनको क्या है, मन का प्रतीक माना गया है, जो एक योगी साधक के रूप में दिखते हैं ना। इसके साथ हम देखेंगे कि रानी पद्मावती को किसका प्रतीक माना गया है। तो अभी हमने बताना है दोस्तों कि रानी जो पद्मावत है उसको किसका प्रतीक माना गया है। क्या मन का प्रतीक माना गया है, गुरु का प्रतीक माना गया है, या फिर हृदय का प्रतीक माना गया है, या फिर इसको सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। तो मन का प्रतीक तो हमने देख लिया कि रतन सेन को माना गया है। इसके बाद गुरु का प्रतीक तोता को माना गया है। और हृदय हृदय जो है, जो इस पद्मावत जो ग्रंथ का जो है हृदय, वो सिंहल द्वीप को माना गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सात्विक बुद्धि जो है वो रानी पद्मावती को माना गया है। और इसी के साथ हम चलते हैं इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी कि रानी पद्मावती जो है वो इस जो महाकाव्य की नायिका है, और उनको एक सात्विक बुद्धि का रूप माना गया है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है दोस्तों 14, यानी कि उसमें लिखा गया है कि महाकाव्य पद्मावत में हीरामन तोता को किसके रूप में माना गया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि हीरामन तोता हमने आपको बहुत बार बताया है कि हीरामन तोता किसका प्रतीक है। तो आपने बताना है क्या मन का प्रतीक है, या फिर गुरु का प्रतीक है, या हृदय का प्रतीक है, या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों जो हीरामन तोता है वो जो है यहाँ पे गुरु का प्रतीक है। ठीक है, इसके साथ उत्तर बी पड़ा। और हम देखते हैं आगे चलते हैं, और आगे हम देखते हैं कि जो हीरामन तोता है वो क्या है, गुरु का प्रतीक है। ठीक है, तो इसके साथ अगला जो प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत में संसारिक बुद्धि का जो रूप है वो किस पात्र को माना गया है। तो आपने बताना है कि संसारिक बुद्धि का रूप किसे माना गया है पद्मावत के अंदर। तो दोस्तों क्या रानी नागमती को माना गया है, या फिर रानी पद्मावत को माना गया है, या अलाउद्दीन खिलजी को माना गया है, या फिर राघव चेतन को माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर रहने वाला है, यानी कि संसारिक बुद्धि का रूप जो है वो रानी नागपति को माना गया है। और इसके साथ हम इसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। इसका जो उत्तर है, इसके अंदर इसके पात्र और प्रतीकों के बारे में बताया गया है। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों कि पात्र कौन है और उसका प्रतीक क्या रहने वाला है। यानी कि जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ को जो है इस पद्मावत के अंदर शरीर या तन का माना गया है प्रतीक। और यहाँ पे हम देखते हैं सिंहल द्वीप जो है, सिंहल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये जो है आपने सभी ने नोट करना है। और इसका जो है राजा रतन सेन को क्या है, मन का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि रानी जो पद्मावत है, रानी पद्मावत को सात्विक बुद्धि का रूप माना गया है। ठीक है, और रानी नागपति को हमें इसी इसी प्रश्न में देखा है कि संसारिक बुद्धि का जो रूप है वो नागपति को माना गया है। हीरामन तोता को इतनी हमने पढ़ा है कि क्या माना गया है, गुरु माना गया है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि राघव चेतन, जो राघव चेतन है उसको एक शैतान के रूप में माना गया है। और इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी है उसको एक माया के रूप में माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शैतान का रूप जो राघव चेतन को क्यों माना गया है, क्योंकि जब जब राजा सिंहलदीप के जो क्या नाम, राजा रतन सेन राघव चेतन को अपने राज्य से देश निकाला या राज्य निकाला दे देते हैं, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और इनको भड़काता है। अलाउद्दीन खिलजी को इन पे हमला करने के लिए पद्मावत की सुंदरता बताता है। तो इसके लिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, माया का रूप है। ठीक है, वो शैतान का रूप है, क्योंकि वो उसको निकाला देने के बाद वो भड़काता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या है, एक माया का रूप बताया गया है जो कि हमला करता है। और इस प्रकार हमने देखा कि आज के जो प्रश्न थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आज की कक्षा दोस्तों यहीं पे समाप्त होगी। और इसके पहले हमने 32 कक्षाएं कर दी है दोस्तों। तो आपने सूफी काव्य की आज दूसरी कक्षा है, और जिसने आज की पहली कक्षा देखी है तो वो कृपया करके पहले वाली कक्षा जरूर देखें, ताकि आपको ये कन्फर्म क्लियर हो जाए कि सूफी मत क्या है। और आज दूसरी कक्षा है, इसके साथ ही क्या कक्षा को हम समाप्त करेंगे दोस्तों। कक्षा अगर आपको पसंद आई है तो आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। और जो साथी आपके साथ तैयारी करने हैं उनको पक्का इस क्लास का लिंक भेजना है, ताकि वो भी इस कक्षा को देख सकें। और इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।